नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम आप सभी के मध्य में हिंदी साहित्य इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण विषय आदिकाल के 115 प्रश्नों को इस श्रृंखला में देखने वाले हैं। यानी कि आदिकाल की एक महामैराथन श्रृंखला होगी जो कि महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के ऊपर आधारित है। और प्रश्न ऐसे होंगे साथियों जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी हूबहू टकराएंगे। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर ईमानदारी पूर्वक शेयर कर दीजिए और धैर्य बना करके सेशन को पूरी तरीके से वॉच करिएगा। चैनल के ऊपर कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी ही आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम बगैर किसी इंतज़ार के शुरुआत करेंगे आज के सत्र की महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा, शबरपा, लुईपा, कण्हपा। कौन है सहजयान का प्रवर्तक? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए तो राइट माना जाएगा, अर्थात सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा जी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, संदेश रासक के रचयिता हैं कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो आप सभी ने अपना जवाब विकल्प बी चुना है, अब्दुल रहमान। तो आंसर बिल्कुल सटीक माना जाएगा। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। यानी विद्यापति की ऐसी कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, कीर्ति पताका। तो बिल्कुल सही होगा। ये रचना जो है संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है आत्मबोध? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, गुरु गोरखनाथ। तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। ये काव्य पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा। तो आपका उत्तर चुना गया है विकल्प बी, विद्यापति। तो राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट, संध्या भाषा। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त की गई जो भाषा है उसको क्या कहा जाता है? आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, संध्या भाषा। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। कौन सा ग्रंथ है जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, बीसल देव रासो। तो उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आल खंड का दूसरा नाम है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमाड़ रासो, हमीर रासो। आलखंड का दूसरा नाम क्या है? आप सभी के द्वारा उत्तर दिया गया है विकल्प ए, परमाल रासो। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका,
खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, अमीर खुसरो। तो उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, शारंगधर। कौन है परमाल रासो काव्य कृति के कवि? तो आप लोगों का उत्तर दिया गया है विकल्प बी, जगनिक। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है हालात ए कन्हैया? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत, हेमचंद्र, सरहपा, विद्यापति। किसने यानी राहुल सांकृत्यायन ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, सरहपा जी को। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, गेय शैली का। अगला क्वेश्चन है, जयमंग जसचंद्रिका के रचयिता हैं? भट्ट केदार, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर कवि। जयमंग जसचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, मधुकर कवि। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। फिर आगे कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। यानी एक तरफ ग्रंथ हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। तो बीसल देव रासो ये रचना किसकी है? नरपति नाल की। पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? चंदबरदाई की। परमाल रासो रचना किसकी है? जगनिक की। और खुमाण रासो रचना किसकी है? दलपत विजय जी की। अर्थात यहाँ पर आप सभी लोगों का सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका उत्तर क्या सही होगा? वो आपका विकल्प बी होगा। आप सभी अपना मिलान कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरहपा। कौन है भविष्यत कहा के रचनाकार? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, धनपाल जी का ग्रंथ है। अगला है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं? हेमचंद्र, चंदबरदाई, परमाल, अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, चंदबरदाई जी। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16, 14। आप सभी को बताना है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। तो आपका उत्तर क्या होगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प डी, 14 ग्रंथों की रचना की है विद्यापति जी ने। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार काव्य है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंग जसचंद्रिका। कौन सा है इसमें से श्रृंगार काव्य का ग्रंथ? तो आप सभी लोगों का उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, बीसल देव रासो। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इनमें से कौन है? तुलसीदास, जायसी, विद्यापति, नंददास। कौन है मैथिली बोली के प्रसिद्ध कवि? तो आप सभी का उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? आपका विकल्प सी यानी विद्यापति आपने उत्तर दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, राय कुमार चरियू, जसहर चरियू, पौम चरियू। कौन सी रचना नहीं है इनमें से पुष्पदंत जी की? तो आप सभी के द्वारा उत्तर दिया गया है विकल्प बी, राय कुमार चरियू। तो राइट आंसर होगा, ये रचना पुष्पदंत की नहीं है। और बाकी महापुराण, जसहर चरियू और पौम चरियू ये सभी रचनाएं किसकी यानी कि पुष्पदंत जी की हैं। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से
किससे है, आप सभी लोगों को बताना है कि सरहपा का संबंध किससे है। विकल्प हैं आप सभी लोगों के सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सरहपा का संबंध किससे है, आप सभी को अपना सही उत्तर करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प ए सिद्ध साहित्य, तो उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउल वेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। कौन सी है इनमें से शिलांकित कृति? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी राउल वेल। ये क्या है? शिलांकित कृति मानी जाती है, अर्थात शिलाओं के ऊपर अंकित है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगण रास, जयमयंग जस चंद्रिका। शालिभद्र सूर्य की कौन सी रचना है इनमें से? तो आप सभी के द्वारा उत्तर दिया गया है विकल्प बी भरतेश्वर बाहुबली रास, तो उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सरहिंद। किस नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए तूतिए हिंद, यानी हिंद का तोता उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनिदत्त सूरि, जिनिधर्म सूरि, शालिभद्र सूरि, धनपाल। कौन है उपदेश रसायन रास के रचयिता? तो आप सभी का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए जिनिदत्त सूरि। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। किसको कहते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि? तो आप सभी का सही उत्तर क्या माना जाएगा इनमें से? विकल्प सी स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। यानी किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों का उत्तर क्या माना जाएगा इनमें से? आपका जवाब आ रहा विकल्प ए विद्यापति, तो राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इनमें से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी के द्वारा उत्तर आ रहा विकल्प सी, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आसग, रोड़ा कवि, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि ये रचना किसकी है? तो आप सभी लोगों के द्वारा उत्तर दिया गया है विकल्प डी, यानी मेरुतुंग, तो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है? वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। कौन है सिद्धों की साधना में पूरक तत्व इनमें से? तो आपका उत्तर कौन सा सही जवाब होगा बताना है, फटाफट से सही उत्तर करना है। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है इनमें से? आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी ज्ञान को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ढोला मारूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा ये काव्य है? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, कुवलयमाला कथा। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन किया गया है? तो आप सभी का उत्तर क्या होगा? विकल्प सी राउल वेल में। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार संगत क्रम इनमें से क्या होगा? आपको बताना है इनमें से कौन सा संगत क्रम होगा रचनाओं के आधार पर। आपको अपना उत्तर करना है इन रचनाओं को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है।
तो आप सभी के द्वारा अपना उत्तर चुना गया है विकल्प बी। तो उत्तर आपका ठीक होगा, यानी पहले कोलयमाला कथा आएगी, फिर राउल वेल, उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उसके बाद में कीर्तिलता रचना आएगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन सामने है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। कौन है कालक्रम की दृष्टि से इस प्रश्न में सबसे पुराने कवि? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, विद्यापति जी। फिर है, पौमचर्यु में किसका वर्णन है? शिव का, सीता का, भरत का, राम का। आप सभी को अपना उत्तर करना है, पौमचर्यु में किसका वर्णन किया गया है? तो आपके द्वारा उत्तर दिया गया है विकल्प डी, राम। तो बिल्कुल ठीक होगा, राम का चित्रण है पौमचर्यु ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जालंधरी पाव, भरथरी, कण्हपा, चुड़करनाथ। किसका नाम जो है नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी, कण्हपा। तो राइट आंसर होगा, ये नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। बाकी जालंधरी पाव, भरथरी, चुड़करनाथ ये लोग शामिल हैं। फिर क्वेश्चन है, गोरखबानी पुस्तक के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। गोरखबानी पुस्तक के संपादक कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। और कौन है इसके संपादक, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, मुंज रासो, इनमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो आपका सटीक आंसर क्या होगा? विकल्प ए, शिव सिंह सरोज ग्रंथ में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है शिव सिंह सरोज ये ग्रंथ किसका है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नांकित में सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है, आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो क्या होगा सही जवाब इसके लिए? विकल्प डी आपका उत्तर चुना गया है। तो ठीक है, यही आपका सिद्ध साहित्य के विषय में सही नहीं है। और सही क्या है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ठीक है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद्र। किसकी रचना है ये कौल ज्ञान निर्णय? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? आपके द्वारा जवाब दिया गया है विकल्प सी, मत्स्येंद्रनाथ। तो राइट आंसर माना जाएगा, इन्हीं की रचना है कौल ज्ञान निर्णय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? खुमाड़ रासो, ढोला मारू रा दोहा, भारतेश और बाहुबली राज, जय मयंक जस चंद्रिका। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना इनमें से कौन सी है? आपको अपना उत्तर देना है। तो आपके द्वारा जवाब चुना गया है विकल्प सी, भारतेश और बाहुबली राज। तो उत्तर बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। चारण साहित्य जो है किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प डी, रासो साहित्य। तो बिल्कुल सही होगा, यानी चारण साहित्य का दूसरा नाम क्या है? रासो साहित्य। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल यानी सिद्ध सामंत युग ये नाम किसने दिया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। कौन सा आदिकालीन काव्यधारा में शामिल नहीं है? तो आप सब जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी यानी सिख साहित्य, ये कोई आदिकाल में साहित्य
नहीं लिखा गया है। बाकी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य ये सब लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा रहा है? शांत, हास्य, करुण, वीर। आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया है तो उनमें से प्रमुख रस कौन रहा है? आप सभी लोगों को अपना उत्तर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपका जवाब विकल्प डी आ रहा, वीर रस, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे। पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति, खुसरो, कबीर, जायसी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी अमीर खुसरो की ये पहेली है। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आप सभी के द्वारा उत्तर दिया गया है विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। इन्होंने ही वीर गाथा काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, चंद किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बीशलदेव, महाराणा प्रताप, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद किसके दरबारी कवि थे? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं कौन हैं? गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी। गोरखबानी ग्रंथ का संपादन कार्य किसने किया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने। फिर क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, यानी राम कुमार वर्मा जी। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। ये किस प्रकार का काव्य है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, ये खंड काव्य की रचना है। फिर क्वेश्चन है, आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमाड़ रासों में, हमीर रासों में। आप सभी को अपना उत्तर करना है और आप लोग कक्षा को शेयर करते रहिए अपने सभी साथी मित्रों में। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को मिलते रहें। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब दिया जा रहा है विकल्प ए, तो राइट होगा, अर्थात आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का चित्रण कहाँ मिलता है? परमाल रासों में। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चुड़करनाथ। कौन है नाथ पंथ के प्रणेता? तो आप सभी का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, गुरु गोरखनाथ जी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन धूलितन भरई। विद्यापति, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, निम्बारकाचार्य। यानी ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, विद्यापति जी की ये काव्य पंक्तियां हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, कनकामर मुनि, धनपाल। अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? तो आप लोगों के द्वारा उत्तर दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, तो ठीक होगा, अर्थात धनपाल को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। इनमें से कौन सा नाम जो है आदिकाल का नहीं है? तो जो नाम नहीं है विद्यार्थियों आदिकाल का,
आप सभी का उत्तर दिया गया है विकल्प बी गद्य काल, तो बिल्कुल ठीक होगा। ये जो है शुक्ल जी के द्वारा दिया गया नाम है और आधुनिक काल का है, न कि आदिकाल का। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद-बरदाई, जगनीक, नाभादास, दलपत विजय। कौन सा नहीं है आदिकाल का कवि? आपको अपना उत्तर करना है। तो आपके द्वारा जवाब दिया गया है विकल्प सी, तो राइट होगा। नाभादास जी ये भक्तिकाल के राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं, ना कि आदिकाल के। और चंद-बरदाई, जगनीक, दलपत विजय ये लोग आदिकाल के कवि हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापत पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। कौन सी रचना है आदिकाल की? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी विद्यापत पदावली, तो ठीक होगा। ये रचना आदिकाल की है और बाकी रचनाएं भक्तिकाल की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? जगनीक, नरपतिनाल, भट्टकेदार, चंद-बरदाई। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? आप लोगों को अपना उत्तर करना है, फटाफट से जवाब देना है, बताना है बीसल देव रासों के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी नरपतनाल जी की रचना है बीसल देव रासो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। आदिकाल की भाषा कौन सी रही है? तो आपने अपना उत्तर चुना है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो राइट आंसर होगा, अर्थात डिंगल और पिंगल ये आदिकाल की भाषा रही है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरि। अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन माने गए हैं? आप सभी के द्वारा उत्तर दिया गया है विकल्प बी, यानी कि स्वयंभू, तो राइट आंसर माना जाएगा। इनको ही अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना गया है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धरि, रास, इहा। कौन है अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद इनमें से? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी पद्धड़िया, तो राइट आंसर माना जाएगा। ये अपभ्रंश का प्रसिद्ध छंद माना गया है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जल्हड़ हथ दई चलि गज्जन नृपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? बीसल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो। पुस्तक जल्हड़ हथ दई चलि गज्जन नृपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी पृथ्वीराज रासो, तो राइट आंसर होगा। यानी जो चंद-बरदाई हैं वो अपने पुत्र जल्हड़ को इस ग्रंथ को पूरा करने की आज्ञा देते हैं और स्वयं जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध के लिए चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ जाता है? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी उड़ीसा, तो राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? जगनीक, मधुकर, भट्टकेदार, श्रीधर। रणमल्ल छंद ये काव्य ग्रंथ किसका है? आपको अपना उत्तर करना है। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी ने अपना जवाब दिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, अर्थात श्रीधर की रचना है रणमल्ल छंद। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा, पौमचर्यु। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी पौमचर्यु में इस बात का उल्लेख किया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। हिंदी साहित्य के 700 से
1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने कौन सा नाम दिया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, यानी कि चारण काल नाम दिया है ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कढ़पा, शारंगधर, कुक्करिपा। कौन नहीं है, यानी किसकी गणना 84 सिद्धों में नहीं होती है? इनमें से आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, शारंगधर। ये 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, आल्हा और ऊदल के चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनीक, चंदबरदाई। आल्हा और ऊदल के चरित्र की यानी वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले इनमें से रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, जगनीक ने परमाल रासो ग्रंथ को लिखा है। अगला है, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन हैं? शालिभद्र सूरी, आसगु कवि, नरपति नाल, दलपत विजय। पंच पांडव चरित्र रास ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, यानी शालिभद्र सूरी की रचना है पंच पांडव चरित्रास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू की कृति का नाम है, यानी स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा, पौमचर्यू। कौन सी रचना है इनमें से स्वयंभू की? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, यानी पौमचर्यू रचना है स्वयंभू की। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? तो आपका उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जवाब बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखने का काम किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आपको अपना उत्तर करना है। तो आपने अपना जवाब दिया है विकल्प ए, तो राइट आंसर होगा। अर्थात आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, कोई उद्देश्य नहीं। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य क्या रहा है लिखने का? तो आपका सही जवाब कौन सा माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प सी राइट आंसर होगा, यानी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं की अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। यानी क्या है? वीरगाथा कालीन यानी आदिकाल में जो रासो काव्य लिखा गया है उनमें किस विषय का वर्णन नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा। यानी कृष्ण लीला का प्रतिपादन आदिकाल में नहीं किया गया है और बाकी आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया गया है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण खूब हुआ है, युद्धों का सजीव और गत्यात्मक चित्रण भी किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में,
अवधि में, डिंगल पिंगल में। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, आपको अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प इस क्वेश्चन के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 78 के लिए विकल्प डी। तो राइट आंसर होगा डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं रासो ग्रंथ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य इनमें से कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, पृथ्वीराज रासो। फिर अगला क्वेश्चन, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल। विद्यापति के पद किस भाषा में रचे गए हैं? आपको सही उत्तर बताना है। तो आपका जवाब दिया जा रहा विकल्प बी। तो राइट आंसर होगा, अर्थात विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचे गए हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पौमचर्यु, ऋठिणेमचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण। इनमें से कौन सी रचना नहीं है स्वयंभू कवि की? तो क्या उत्तर होगा आपका? महापुराण रचना ये स्वयंभू की नहीं है। और पौमचर्यु, ऋठिणेमचर्यु, स्वयंभू छंद ये तीनों रचनाएं स्वयंभू जी की हैं। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास। अपभ्रंश से प्रभावित इनमें से हिंदी की रचना कौन सी है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, भरतेश्वर बाहुबली रास ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? जयमयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, ढोला मारूरा, दूहा। कौन है इनमें से 11वीं शताब्दी में रचा गया लोक भाषा काव्य? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प डी, ढोला मारूरा, दूहा ये 11वीं शताब्दी में रचा गया आपका लोक भाषा काव्य है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ, चुड़करनाथ। कौन है मत्स्येंद्रनाथ के गुरु इनमें से? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, मत्स्येंद्रनाथ। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सरहपा। आप लोगों को बताना है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है किसने किया है, अर्थात कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के द्वारा जवाब दिया गया है विकल्प सी, पतंजलि के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सिद्धों का प्रथम कवि है? सरहपा, कड़हपा, गुंडरीपा, शेरपा। कौन है सिद्धों के प्रथम कवि? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों, विकल्प ए, सरहपा। तो राइट आंसर माना जाएगा, यही सिद्धों के प्रथम कवि माने जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिखा, शिक्षा, शिक्षा, यानी 4 प्रकार आपके सामने हैं। आवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, शिक्षा आपका राइट आंसर है अब आवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये ग्रंथ जो है किस प्रकार का है? महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद, व्याकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, यानी ये व्याकरण का ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का रचयिता कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। किसकी रचना है ये प्राकृत पैंगलम? तो आप सभी का उत्तर क्या होगा?
इसमें जो है वंशीधर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जगह पर क्या होगा, विकल्प सी उत्तर लक्ष्मीधर आप लोग कर लीजिए। क्या नाम है, लक्ष्मीधर की रचना है ये प्राकृत पैंगलम। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरतमुनि की रचना में, राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में, तुलसीदास की रचना में। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? आप सभी को अपना उत्तर देना है, बताना है कहाँ उल्लेख मिलता है अपभ्रंश का। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी। तो राइट आंसर होगा राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, श्रावकाचार ये जो रचना है किसकी है? देवसेन, वरुरुच, लक्ष्मीधर, श्रीधर। श्रावकाचार्य रचना किसकी है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी देवसेन की रचना है श्रावकाचार। अगला क्वेश्चन, बीसल देवरासो का अंगिरस क्या है? श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत। ग्रंथ का नाम है बीसल देवरासो, इसका अंगिरस कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प ए, यानी कि श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? कवि विद्याधर, शारंगधर, धनपाल, जिनदत्त सूर्य। किसकी रचना है उपदेश रसायन रास? तो आपका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प डी, यानी जिनदत्त सूर्य की रचना है उपदेश रसायन रास। फिर जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? ये आपको बताना है इसमें। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, किस रचनाकार की है? तो पहली बात क्या है, पृथ्वीराज रासो, यानी इसमें क्वेश्चन थोड़ा दूसरे प्रकार से दिया गया है, लेकिन देखते हैं हम लोग। पृथ्वीराज रासो ये चंदबरदाई की रचना है, इतनी बात तो ये तय है। और किस काल की रचना है? तो आदिकाल की है, अर्थात इस प्रकार आपका मिलान किया जाएगा। आदिकाल की रचना है और रचनाकार कौन है इसके? चंदबरदाई जी। हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चंदन वाला रास किसकी रचना है? मुनिजिन विजय, चंदबरदाई, गोरखनाथ, आसग कब की। चंदनमाला रास की रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प डी, आसग कवि की रचना है ये चंदनमाला रास। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है? प्राकृत पैंगलम, पौमचर्यु, दोहा कोश, संदेश रासक। इनमें से सरहपा की रचना कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, दोहा कोश। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, भूषण। मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प ए, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। कीर्तिलता ये रचना विद्यापति की है और किस भाषा की है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प ए, यानी अवहट्ट भाषा की रचना है कीर्तिलता। उसके बाद में हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रज भाषा। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं अमीर खुसरो के द्वारा? तो आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प ए, खड़ी बोली में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता, मणिमंजरी। विद्यापति का कौन सा ग्रंथ इनमें से मैथिली भाषा में लिखा गया है? तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प ए, यानी पदावली जो रचना इनकी है वो मैथिली भाषा में है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित
ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, कुवलयमाला कथा, वर्ण रत्नाकर। कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, राउरवेल से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद, बदायूनी। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का? विकल्प सी, अबू सईद ने जो है हिंदवी शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। फिर अगला क्वेश्चन, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी, रामचंद्र सूरी। ग्रंथ का नाम है निर्भय भीम व्यायोग और इसके लेखक कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, रामचंद्र सूरी का ग्रंथ है निर्भय भीम व्यायोग। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके वहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसका है विद्यापति के संदर्भ में कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके वहाँ उत्सव के रूप में है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके वहाँ उत्सव के रूप में है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? हेमचंद्र, जोयिंदु, धनपाल, सोमनाथ। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, जोयिंदु कवि ने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलपा, लक्ष्मीकरा। यानी क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो इनमें से जो योगी है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? विकल्प ए, पुतलिपा। ये क्या है? योगी है सिद्धों में। और बाकी मणिभद्रा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा ये सब क्या हैं? योगिनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ, जैन। क्वेश्चन है आपका, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प बी, वज्रयानी सिद्धों से रत्नाकर जोपम कथा का संबंध है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जे हाल मिस्की मुकुंद तगालुफ दुराए नैना बनाए बतियाँ। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, कबीर दास, रज्जब, मलिक मोहम्मद जायसी। पंक्ति है आपकी, जे हाल मिस्की मुकुंद तगालुफ दुराए नैना बनाए बतियाँ। ये पंक्ति किसकी है? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? विकल्प ए, अमीर खुसरो की ये काव्य पंक्ति है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुवलयमाला कथा ग्रंथ के लेखक हैं सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्म सूरी विजय यानी मुनिजिन विजय। कुवलयमाला कथा ये जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, उद्योतन सूर्य की ये रचना है कुवलयमाला कथा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिवसिंह सेंगर। आप सभी को अपना उत्तर करना है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो सही जवाब क्या होगा इसका? विकल्प डी, शिवसिंह सेंगर जी ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सोमप्रभ सूर्य की रचना कौन सी है? कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि भविष्यत कहा। इनमें से कौन सी रचना है सोमप्रभ सूर्य जी की? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूर्य की। फिर जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? तो आप सभी का सही जवाब क्या होगा इनमें? विकल्प डी, मोहन अवस्थी जी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। फिर उसके बाद में आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या है? महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? यह क्वेश्चन जो है छायावाद से है, लेकिन आदिकाल के अंतर्गत इस टॉपिक में आ गया है, इसलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्यगीत। तो कौन सा ग्रंथ है इनमें से महादेवी वर्मा का यानी काव्य संग्रह है जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों के ऊपर आधारित है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी के द्वारा जवाब चुना गया है विकल्प ए, सप्तपर्णा। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये रचना जो है वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों के ऊपर आधारित है, जो कि महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। और ये सभी काव्य संग्रह सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्यगीत महादेवी वर्मा जी के हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल के ऊपर आधारित था, जिसमें हम सभी ने बड़े ही महत्वपूर्ण 113 वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। और ऐसे प्रश्न थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप सभी के लिए भी आने वाली परीक्षाओं में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्र, दोस्त, घर परिवार सभी लोगों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण ही हम आप सभी लोगों को अनवरत रूप से समय निकाल कर कक्षाएँ दे पाते हैं। और उन सभी विद्यार्थियों और साथियों का भी हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहकर कक्षा को वॉच किए हैं। हम मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।